अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। जी हमारा चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी रीजनरेशन का। एक इजी टॉपिक है और अंडरस्टैंडेबल है। पहले जी इसकी डेफिनेशन है, उसने लिखा है द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिगेन और रिकवर द लॉस्ट और इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि किसी भी खोए हुए हिस्से का दोबारा रीजनरेट हो जाना, दोबारा बन जाना रीजनरेशन कहलाता है। सिंपल। उसके बाद इसमें ना आगे सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब एग्जांपल्स में ना उसने सबसे पहले स्पॉन्जी की एग्जांपल दी हुई है। उसने कहा जो स्पॉन्जेस होते हैं ना, ये इनका एक छोटा सा पीस भी मुकम्मल स्पॉन्ज बनने में या मुकम्मल स्पॉन्जी जो है ना वो इसके अंदर ग्रो हो जाता है। यानी इसमें बर्डिंग वगैरह होती है, छोटा सा पीस एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने की ताकत रखता है। उसके बाद ये है लेज़र्ड की। उसने कहा लेज़र्ड में जो टेल होती है उसमें एबिलिटी है रीजनरेट। अच्छा, तमाम ऑर्गेनिज्म में ना ज़रूरी नहीं कि पूरी पूरी बॉडी डेवलप हो। चंद ऑर्गेनिज्म में चंद पार्ट्स स्पेसिफिक हैं जो रीजनरेट होते हैं, पूरी की पूरी बॉडी रीजनरेट नहीं होती। जैसे कि लेज़र्ड में उसने कहा टेल को स्पेसिफिक किया रीजनरेशन में। लॉबस्टर में उसने उसके क्लॉ को, यानी जो उसके क्लॉज होते हैं आगे फॉर कैचिंग पर्पस के लिए, तो वो क्लॉ अगर टूट जाए तो दोबारा बन सकता है। अर्थवर्म के अंदर उसका हेड अगर लॉस हो जाए दोबारा रीजनरेट हो सकता है। स्टार फिश में हर उसका एक आर्म, उसका बाजू एक मुकम्मल इंडिविजुअल क्रिएट होने में और इंडिविजुअल बनने में हेल्प आउट करता है। ह्यूमंस के अंदर ज़ख्मों का दोबारा भर आना, ये भी रीजनरेशन की एग्जांपल्स में आता है। उसके बाद है जी न्यू ब्लास्ट। न्यू ब्लास्ट में अगर आप देखें तो बेसिकली अनस्पेशलाइज्ड सेल मोबिलाइज एंड माइग्रेट टू द साइट ऑफ इम्प्यूटेशन। जब भी कभी ज़ख़म वगैरह या कटाव वगैरह होता है तो अनस्पेशलाइज्ड सेल वहाँ जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं और डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं स्पेशलाइज सेल के अंदर। ठीक है जी। तो यानी कि अनस्पेशलाइज सेल का मतलब वो होता है जो अनडिफ्रेंशिएट सेल होते हैं, फिर वो डिफ्रेंशिएशन हो जाती है। यानी अगर जहाँ पर कट वगैरह होते हैं वहाँ पर पहले वो सेल आते हैं जिनको ये पता नहीं होता कि उन्होंने क्या काम करना है। जस्ट वो तकसीम होकर एक न्यू सेल्स में बन जाते हैं। जब नए सेल बन जाते हैं तो फिर उनको एक काम दे दिया जाता है कि आपने इस पार्ट को रीजनरेट करना है और इस पार्ट में आपने आगे ये फंक्शन परफॉर्म करना है। तो अनस्पेशलाइज्ड टू स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्जन होना न्यू ब्लास्ट कहलाता है। डी डिफ्रेंशिएशन भी हो जाती है बाज़ वो कहते हैं सैलमेंडर्स इनवर्टिब्रेट एनिमल्स सम स्पेशलाइज्ड सेल एट अ साइट ऑफ इंजरी, जहाँ पर उनको ज़ख्म लगता है वहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड सेल, अब मैंने आपको कहा कि स्पेशलाइज्ड सेल डिफ्रेंशिएट सेल को कहते हैं जिसको ये पता होता है कि उसने क्या काम करना होता है। कैसे? जैसे कि हमारे स्किन सेल्स को आइडिया हो गया कि हमने स्किन के अंदर रोल प्ले करना है, टंग सेल को आइडिया हो गया टेस्ट में रोल प्ले करना है, आई सेल को आइडिया हो गया विजन में रोल प्ले करना है। इस तरीके से इनको डिफ्रेंशिएशन सेल कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं सम डिफ्रेंशिएट सेल या स्पेशलाइज सेल डी डिफ्रेंशिएट भी हो जाते हैं, यानी अनस्पेशलाइज सेल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और ये ताकत इन्वर्टिब्रेट्स और सैलामेंडर्स के अंदर होती है। नेक्स्ट वो कहते हैं इसके अंदर कि डी डिवाइड रैपिडली एंड प्रोसीड टू डिफ्रेंशिएट इनटू द सेम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। कि फिर वो रैपिडली डिवाइड करते हैं और जब वो इतनी तादाद में बन जाते हैं कि वो उस बॉडी को रीजनरेट कर लें, फिर उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, यानी पहले अनडिफ्रेंशिएट होते हैं और फिर डिफ्रेंशिएशन सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। रीजनरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में तो आपको पता है कि ईच सेल हैव अ टोटीपोटेंट, ईच सेल हैव अ पोटेंशियल टू डेवलप इनटू द होल ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट की तो रीजनरेशन बड़ी मैक्सिमम है, उसका तो एक एक सेल एक मुकम्मल जानदार बनाने की ताकत रखता है। तो इसको यहाँ तक आपका टॉपिक रीजनरेशन का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है जी एबनॉर्मल डेवलपमेंट। एबनॉर्मल डेवलपमेंट जो है ना, इसमें पहली डेफिनेशन है टेराटोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट। हम इसमें एबनॉर्मल डेवलपमेंट भी पढ़ते हैं और उसके कॉजेज़ भी रीड करते हैं। टेराटोजेंस वो एजेंट्स, वो केमिकल्स जो प्रमोट करते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट को, टेराटोजेंस खिलाते हैं। जैसे कि माइक्रोसेफेली एबनॉर्मल डेवलपमेंट है, एक जेनेटिक डिजीज़ है, सर का साइज छोटा रह जाता है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट। क्लेफ्ट पैलेट है, ये भी जेनेटिक डिजीज़ है, जो पैलाटीन यानी तालू की हड्डी जो होती है वो फ्यूज़ नहीं हो पाती।
ठीक है जी। तो ये भी एक जेनेटिक जो है ना वो डिजीज़ वगैरह में आता है। उसके बाद हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारी एबनॉर्मल डेवलपमेंट की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद जी एबनॉर्मल डेवलपमेंट के हम फैक्टर्स पढ़ लें कौन कौन से हैं। हम मेजर्स में 4 फैक्टर्स पढ़ेंगे। पहला है जीन्स में म्यूटेशन आ जाना, एरर आ जाना। अब म्यूटेशन ऑटोसोम में भी हो सकती है, सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकती है। सेक्स क्रोमोसोम में हो तो वाइड भी पॉसिबल, बहुत सारी डिजीज़ जो होती हैं वो फिर जेंडर स्पेसिफिक हो जाती हैं। कुछ बीमारियां सिर्फ मेल में होती हैं क्योंकि वो सेक्स क्रोमोसोम पे है, कुछ बीमारियां फीमेल्स में होती हैं। ठीक है जी। तो ये डिपेंड करता है, जैसे उसने एग्जांपल दिया कि हीमोफीलिया अकर्स ओनली इन मेल, ये सिर्फ मेल के अंदर होता है। इसका मतलब ये है कि इसका ताल्लुक सेक्स क्रोमोसोम से है, ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट भी है, यानी एक ही जेंडर पर, एक ही सेक्स पर क्या होगा, लिमिट होगा। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ उस वक्त होती हैं जब गमीट्स फॉर्मेशन हो रही होती है, सेक्स क्रोमोसोम मिस होते हैं, सम टाइम एक एक्स्ट्रा भी क्रोमोसोम चला जाता है गमीट्स के अंदर। जैसे कि एग्जांपल में तो वैसे हम चैप्टर नंबर 21 पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 21 में हमने ये सिंड्रोम्स पढ़े थे। क्लिनफिंटर याद करें, ये ट्राइसोमी था, ये सिर्फ मेल के अंदर था। जैकोब XYY मैंने बताया था कि ये होते तो नॉर्मल है बट इनमें गुस्सा, इनका कद बहुत बड़ा होता है और ये एक एंटी सोशल बिहेवियर होता है। टर्नर सिंड्रोम वो जिसमें मिस हो गया था, ये फीमेल्स में होता है। डाउन सिंड्रोम ये ऑटोसोम में नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता था, जिसको हम मोंगोलिज्म भी कहते थे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में रेडिएशंस आ सकती हैं कि एक्स रेज हो सकती हैं, वो टेट्राटोजेंस एक्शंस टू प्रोड्यूस द म्यूटेशंस, और फिर डिफरेंट डिजीज़ प्रोड्यूस हो सकती हैं। आपको पता है एक्स रे से कैंसर वगैरह की बीमारियाँ भी पैदा हो सकती हैं। मेटाबॉलिक डिफेक्ट ये है कि स्ट्रक्चरल डेविएशंस फ्रॉम द नॉर्मल ड्यूरिंग द ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि एक ऑर्गन का मिस हो जाना, या ऑर्गन का बनना ना, या ऑर्गन का एक से ज़्यादा बन जाना, या प्रॉपर ना बनना, और उसकी वजह से बॉडी पर असरात मरतब होना, बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर असरअंदाज होना, मेटाबॉलिक डिफेक्ट कहलाता है। इसी के से मेटाबॉलिक डिफेक्ट थ्रू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, थ्रू क्रोमोसोमल एब्रिएशंस एंड एबनॉर्मेलिटीज़ और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, ये वो 4 फैक्टर्स थे जो हमने रीड किए अबाउट एबनॉर्मल डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो है जी हमारा आज का एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, वो है डेवलपमेंट ऑफ चिक। साथ साथ समझते जाइएगा, हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले जी उसने लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ चिक में होती है फर्टिलाइजेशन। हमें पता है इन बर्ड्स फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, जिसमें मेल और फीमेल गमीट्स फ्यूज़ करते हैं एंड पार्ट पे ओविडक्ट में और फॉर्म करते हैं जाइगोट को। इसके बाद बारी आती है इंक्यूबेशन की। इंक्यूबेशन कहते हैं वो टेम्परेचर, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जो किसी भी बर्ड के एग को चाहिए होती है फॉर द डेवलपमेंट। अब ये टेम्परेचर आप इसको मसनूई तरीके से भी दे सकते हैं। हमें मार्केट में इंक्यूबेटर्स मिलते हैं जो 36 टू 38 टेम्परेचर को फिक्स करके एग की डेवलपमेंट करवाते हैं। वरना तो आपको पता है मदर बॉडी, ये जो मुर्गियाँ होती हैं वो अपने अंदर जो अपने नीचे अंडे को रख कर अंडे को गर्म करने की कोशिश करती हैं, और फिर मदर बॉडी के टेम्परेचर और से ही वो एग आगे डेवलप करता है और फिर चिक के अंदर कन्वर्ट होता है। तो पहला पॉइंट था अबाउट फर्टिलाइजेशन, सिंपली द फ्यूजन ऑफ द मीट्स, इंक्यूबेशन द स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है क्लीवेज। वर्ड क्लीवेज का मतलब होता है सेल का तकसीम हो जाना। यही इसकी डेफिनेशन है, द सीरीज ऑफ द माइटोटिक डिवीजन्स टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। याद रखिएगा हम यहाँ पर एम्ब्रियोनिक स्टेज पढ़ रहे हैं, और एम्ब्रियो स्टेज पर हम हर पैदा होने वाले सेल्स को मेयर, ब्लास्टोमेयर कहते हैं। मेयर का मतलब होता है रिपीट, बार बार रिपीट होना। हमने अभी बताया कि इसमें माइटोटिक डिवीजन्स हो रही हैं और लगातार सेल की तकसीम होती जा रही है, ब्लास्टो लेयर को कहते हैं। इन्हीं सेल ने आगे जाकर लेयर्स बनानी है, इनको हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। कहते शायद वो ब्लास्टोमेयर्स जो होंगे वो ज़रूरी नहीं कि सबके सब सेम हों। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सेम क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर कैसे हैं। नेक्स्ट वो एक और टर्मिनोलॉजी क्लीवेज के अंदर बताता है, वो कहता है डिस्क कॉइडल क्लीवेज। ये वर्ड डिस्क से है। डिस्क का मतलब यहाँ पर ये है कि बर्ड्स के अंदर क्लीवेज महदूद है, कन्फाइंड टू द स्मॉल डिस्क ऑफ एनिमल पोल।
अगर आप इस तरफ डायग्राम में भी देखें तो हमारे पास ना यॉर्क में एनिमल और वेजिटल पोल होता है। एनिमल पोल पर हमारा जाइगोट मौजूद है जो तकसीम हो रहा है। वो ऊपर जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है वो जाइगोट है, और नीचे जो ये ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है ये यॉर्क है, जर्दी। इसके दो पोर्शन होते हैं, एनिमल और वेजिटल पोल। उसने कहा बर्ड्स के अंदर क्लीवेज महदूद होती है एक छोटी सी डिस्क के ऊपर, जो एनिमल यॉर्क की तरफ, एनिमल पोल ऑफ यॉर्क की तरफ। पहले क्लीवेज वर्टिकली होंगी पहले दोनों, और तीसरी हॉरिजेंटल होगी, और उसके बाद क्लीवेज अनडिफाइन है, यानी वो रेगुलर तकसीम होना शुरू हो जाती है। यानी कि पहले सेल ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकली दो हिस्सों में कटेंगे, जो पहली दो क्लीवेज होगी, जो पहली दो तकसीम होगी, और तीसरी हॉरिजेंटल होगी, और उसके बाद वो इरेगुलर फॉर्म में तकसीम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये डिस्कॉइडल क्लीवेज था। इसके बाद नेक्स्ट एक शॉर्ट लिव स्टेज आती है जिसको हम ब्लास्टोमेयर कहते हैं। उसने यहीं पर यही बात की। इससे पहले हमने क्लीवेज पढ़ी जिसमें सेल तकसीम हो रहे थे। तो मेरूला यही है कि क्लोज पैक्ड मास ऑफ ब्लास्टोमेयर, एक छोटा सा एक ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद हो, जैसे डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है ग्रुप ऑफ सेल। जो मरूला शॉर्ट लिव होता है और ये आप विदाउट फुल फिल्ड कैविटी, यानी यहाँ पर सेल का एक स्ट्रॉन्ग सा गुच्छा होता है जिसमें कोई फ्लूइड वगैरह, कोई कैविटी वगैरह, कोई स्लोम वगैरह मौजूद नहीं होती। तो एक सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर एक ग्रुप ऑफ सेल होता है। इस ग्रुप ऑफ सेल को, एक क्लोज पैक्ड मास ऑफ सेल को मरूला कहते हैं। ब्लास्टोडर्म, ब्लास्टोडर्म मैंने अभी आपको कहा कि जो हमारे पास ब्लास्टो यानी सेल्स मौजूद थे, और डर्म लेयर जो है विद शेप मास ऑफ सेल अरेंज इन टू और मोर लेयर। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर जो हमारे तकसीम हुई थी सेल की, वो लेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है जिसकी थिकनेस 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, जिनमें सेंटर वाले सेल छोटे और पेरिफेरल सेल बड़े होते हैं। यही बात उसने क्लीवेज में भी की थी, द साइज ऑफ द सेल आर नॉट सेम। बहरहाल हम फर्टिलाइजेशन से होते हुए मरूला से होते हुए ब्लास्टोड्रम तक पहुँच गए। इसके बाद नेक्स्ट है जी ब्लास्टूला। ब्लास्टूला भी एक छोटी सी है, इसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाती है। यानी कि जो हमारा मरूला स्टेज था ना, उसमें क्या वो था विदाउट फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अब इसमें कैविटी आ जाती है, सेल अंदर की तरफ चले जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक साइड पर नज़र आ रहा है गुच्छा सा सेल था, लेकिन वो एक तरफ से सेल अंदर की तरफ चले गए और एक कैविटी आ गई। और ये सारा काम यॉर्क के ऊपर हो रहा है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं वो कैविटी आ गई जिसको हम ब्लास्टूला कह रहे थे, और कुछ सेल अभी भी अब यहाँ पर तमाम सेल यॉर्क के साथ अटैच नहीं होते, चंद एक मार्जिनल सेल अटैच होते हैं। इस जोन को जोन ऑफ जंक्शन कहते हैं। इसके बाद गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है लेयर फॉर्मेशन। अब हमारे पास जो गैस्ट्रुलेशन में है ना, इसमें हम यही बात करते हैं द रीअरेंजमेंट ऑफ द ब्लास्टोमेयर इनटू लेयर्स, क्या कहलाता है गैस्ट्रुलेशन। 2 लेयर होती है, आपको डायग्राम में भी नज़र आ रही है। वही एक बाहर वाली लेयर एपिब्लास्ट, और वो जो अंदर की तरफ चली गई थी उसको हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं, जो नीचे होती है। अपर लेयर ने एक्टो और मेजो बनानी है, जबकि हाइपो ने सिर्फ और सिर्फ एंडोडर्म बनानी है। ठीक है जी। तो लोअर लेयर, हाइपो का मतलब भी नीचे होता है और एपी का मतलब अपर होता है। तो अपर लेयर ने एक्टोडर्म और हाइपो ने क्या बनानी है, एंडोडर्म। तो ये पहले 5 स्टेज थे। हम फर्टिलाइज करवाया, उसको क्लीवेज किया, मरूला बनाया, मरूला से हमने बनाया ब्लास्टूला, और ब्लास्टूला से होती होती अब वही सेल्स लेयर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और उन 2 लेयर मेजर अभी हमारे पास है, एपी और हाइपो। चलिए एपी एक्टो बना लेगी, हाइपो एंडो बना लेगी, मीज़ो पर है कि एपी मीज़ो भी बना रही है, और ये कैसे बनाएगी ये हम अब आगे देखेंगे। अच्छा, इसमें अगर आप देखें, हमने पहले जोन ऑफ जंक्शन पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं कि सेंट्रल सेल जो होंगे ना ब्लास्टोड्रम के, वो हाइपोब्लास्ट और वो एपीब्लास्ट वाले, वो क्या होंगे, वो सेंटर सेल जो अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और ये फ्लूइड प्रोड्यूस करेंगे। ये हाइपो नहीं है, ये एपी है। ठीक है, ये गलती से हाइपो लिखा गया, ये एपी है। अब यहाँ से ना वो अंदर की तरफ जाना शुरू हो गए।
ठीक है जी। अगर आप पिछली डायग्राम के अंदर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यॉक के ऊपर कोई भी गैप मौजूद नहीं है या कोई भी लेयर अंदर की तरफ नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो अब वो यहाँ से सेंटर सेल जो है ना ब्लास्टोड्रम के, वो अंदर की तरफ जाना शुरू हो गए। इसकी वजह से वो कहता है एक ट्रांसपेरेंट एरिया प्रोड्यूस होगा। इस एरिया को हम एरिया ऑफ पेलासोडा कहते हैं। और वो हिस्से जो अभी तक यॉक के साथ अटैच होंगे यानी मार्जिनल और पेरिफेरल एरिया, इसको एरिया ऑफ ओपोका कहते हैं। बहरहाल हमारे पास अभी भी वो क्वेश्चन रहा कि मीज़ोडर्म कैसे बनती है। अब हमने उसकी तरफ जाना है। सबसे पहले जी जो ब्लास्टोड्रम है वो अपनी शेप चेंज कर जाता है। अब देखें ये वही वाली जो अंदर की तरफ जा रहा था ना, वो अंदर के जाते जाते एक मुकम्मल एक लकीर पैदा करता है जिसको स्ट्रीक कहते हैं। द शेप ऑफ ब्लास्टोड्रम चेंज इनटू पीयर शेप एंड मिड लाइन थिकनिंग प्रोड्यूस का प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव कहते हैं मतलब पहले पहले पुराना, सबसे पहले जो एक स्ट्रीक बनती है उसको प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। नोड, यही स्ट्रीक आगे जाके एक फैला हुआ हिस्सा बनाती है द इंटीरियर एंड टू प्रोड्यूस एग्रीगेशन ऑफ सेल, इसको हम प्रिमिटिव नोड कहते हैं। और यही जो स्ट्रीक थी ये ग्रूव क्रिएट करती है द कंटिन्यूस माइग्रेशन ऑफ सेल फ्रॉम एपिब्लास्ट, यानी यहाँ से सेल एपिब्लास्ट, ये एपिब्लास्ट है ना सारी, ये जो ये वाली है, और यही एपिब्लास्ट अंदर की तरफ गई थी। अब यहाँ से वो कहते हैं सेल माइग्रेट करते हैं ग्रूव की तरफ, इस गड़े की तरफ, जो ये लाइन बनी है स्ट्रीक है इसकी तरफ। जब सेल की तरफ माइग्रेट करते हैं तो ये दरमियान में एक नाली नुमा, क्योंकि ग्रूव नाली को कहते हैं, तो नाली नुमा बन जाता है, इसको हम प्रिमिटिव ग्रूव कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास हेंसन नोड। Cephalic end of primitive streak produce thickening. The cell began to push out and Hansen node produce rod-like structure, और ये आपको 18वें घंटे में नज़र आता है। अच्छा, हेंसन नोड क्या है? अगर आप यहाँ पर देखें तो जिस नोड को हम प्रिमिटिव नोड कह रहे हैं ना, इसको हेंसन नोड भी कहते हैं। हेंसन दरअसल वो साइंटिस्ट था जिसने इसको दरियाफ्त किया था, तो इसको हम हेंसन नोड भी कह रहे होते हैं। यहाँ पर सवाल हमारा वही मीज़ोडर्म का रह गया, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वही हेंसन नोड, ये वही स्ट्रीक और एपिब्लास्ट के सेल माइग्रेट, ये ग्रीन कलर के एपिब्लास्ट के सेल तकसीम होते हैं, माइग्रेट करते हैं, ग्रूव से होते हुए इस गड़े में आकर बैठना शुरू करते हैं। अब ये एपी है, ये नीचे हाइपोब्लास्ट है और दरमियान में आ रही है मीज़ोडर्म। तो सेल फ्रॉम द हेंसन नोड माइग्रेट लेटर साइड ऑफ नोटोकोड, नोटोकोड से होते हुए एपिब्लास्ट से होते हुए ये यहाँ से ग्रूव से होते हैं नीचे आते हैं और एक डॉर्सल मीज़ोडर्म बनाते हैं जो सोमाइट्स कहलाते हैं। मीज़ोडर्म दो तरह की होती है, सोमैटिक और स्प्लेनिक मीज़ोडर्म, आउटर लेयर ऑफ सिलोम और इनर लेयर ऑफ सिलोम। अब यहाँ पर ना एक तो नीचे लेयर बनती है और एक ऊपर, ठीक है जी। जो आउटर लेयर यानी ऊपर वाली होगी वो सोमैटिक है और जो नीचे वाली होगी वो जो यानी इनर साइड पर होगी वो स्प्लेनिक मीज़ोडर्म कहलाती है। स्प्लेनिक मीज़ोडर्म आउटर लेयर ऑफ एक्टोडर्म बनाते हैं जबकि सोमैटिक को इनर लेयर ऑफ एक्टोडर्म बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल हल हो गया कि एपिब्लास्ट मीज़ोडर्म कैसे डेवलप कर रही थी। तो एपिब्लास्ट मीज़ोडर्म को विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव ग्रूव हेंसन नोड्स के ज़रिए से होते हुए सेल को माइग्रेट करवा कर प्रोड्यूस कर रही थी। फिर है जी न्यूरलेशन, वही वाली जो ग्रूव है जब मीज़ोडर्म बन जाती है तो वो फोल्ड होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले वो होती है थिकनिंग जिसको न्यूरल प्लेट कहते हैं, फिर वो होती है फोल्ड जिसको न्यूरल फोल्ड कहते हैं। फोल्ड हो गया यानी वही जो ग्रूव होता है ना वो फोल्ड होना शुरू हो जाता है और ये फोल्ड होते होते बिल्कुल बंद हो जाता है। अब ग्रूव प्रोड्यूस ड्यू टू द फोल्ड, उस ट्यूब के अंदर एक नाली बन जाती है, इसको हम न्यूरल ग्रूव कहते हैं। और जो ट्यूब बनी है इसको हम न्यूरल ट्यूब कहते हैं। और न्यूरोसोल, न्यूरल ट्यूब प्लस न्यूरोसोल, इस पूरे प्रोसेस को हम न्यूरलेशन कहते हैं, न्यूरोसोल कैविटी कहते हैं। अब यही वाली जो ये बनी है ना ट्यूब, ये स्पाइनल कोर्ड्स, इसका फैला हुआ जो एंटीरियर एंड था वो जिसको हम हेंसन नोड कह रहे थे, वो ब्रेन बनाएगा, स्पाइनल कोर्ड बनेंगी, ये ट्यूब स्पाइन इसके अंदर स्पाइनल कोर्ड बनेगा और इस तरीके से नर्वस सिस्टम ऑफ चिक क्या हो जाएगा, डेवलप होगा। तो न्यूरल प्लेट्स फिर फोल्ड हुई, फिर एक ग्रूव से ट्यूब बन गया और ट्यूब के अंदर स्लोम बनी और इस पूरे प्रोसेस को न्यूरलेशन कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ जी आपका ये चैप्टर एंड हो गया, चैप्टर नंबर 19
इंशाल्लाह कल हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे।